हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 12 अकाउंट्स में गुडविल चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड सीखा था और उसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किए थे। आज की क्लास में हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको सीखने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आज का क्लास। तो चलो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलो बच्चों, अब हम लोग सीखने वाले हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल की कैलकुलेशन कैसी होती है। तो गुडविल होती है, हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं और उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने क्या बोला, गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना। नंबर ऑफ ईयर परचेज तो सेम ही होता है जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। सर नंबर ऑफ ईयर परचेज होता क्या है, तो देखो, जब हम कोई गुडविल खरीदते हैं तो उस गुडविल की वजह से, यानी गुडविल पास्ट एफर्ट के बेस्ड पे वैल्यूएशन होता है, तो उस गुडविल की वजह से, उस रेपुटेशन की वजह से कितने साल तक हम वही प्रॉफिट कंटिन्यू करने वाले हैं। तो वो जो हम एक अनुमान लगाते हैं कि उस गुडविल की वजह से हमारा बिजनेस 2 साल 3 साल 4 साल चलने वाला है, तो वही जो ईयर होता है वो नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है। ठीक है, अब ये हमारा फोकस है वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे कि कैसे हम स्टेप्स फॉलो करते हैं टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। स्टेप्स टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, आप लोग साथ में नोट करते चलो कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि वेट असाइन किया जाता है टू ईच ईयर प्रॉफिट। सबसे पहले क्या होता है, हर एक साल का जो प्रॉफिट होता है उसको, उसके लिए हम वेट असाइन करते हैं। वेट असाइंड टू ईच ईयर प्रॉफिट। आपको क्वेश्चन में वेट जनरली दिया रहेगा, ठीक है, तो वेट असाइन होता है टू ईच ईयर प्रॉफिट। बट इसमें एक लॉजिक है कि जनरली आप देखेंगे कि जो रिसेंट प्रॉफिट होता है उसका, उसको वेट ज्यादा दिया जाता है, यानी मोर वेट दिया जाता है। तो मैं ये नोट करा देता हूं कि मोर वेट शुड बी गिवन टू रिसेंट प्रॉफिट, यानी जितना लेटेस्ट प्रॉफिट होगा उसका वेट ज्यादा होगा। मोर वेट शुड बी गिवन टू लेटेस्ट प्रॉफिट। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर सेकंड। तो हम एक बार प्रॉफिट में क्या हुआ, वेट को असाइन कर दिया गया। असाइन करने के बाद हम नॉर्मल प्रॉफिट, जिसे हम एफएमपी बोलते हैं, हमने सीखा था लास्ट क्लास में नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। एफएमपी, नॉर्मल प्रॉफिट को ही क्या बोला जाता है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट को जो भी हर एक साल का जो नॉर्मल प्रॉफिट है फॉर ईच ईयर, उसको वेट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, वेट के साथ। मल्टीप्लाई होता है विथ असाइंड वेट, मल्टीप्लाई होता है असाइंड वेट। यानी हमने क्या किया, हमारा जो एफएमपी है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जनरली एवरेज प्रॉफिट ही एफएमपी होता है, अनलेस की कोई ऊपर नीचे यानी कि कोई अबनॉर्मल प्रॉफिट या अबनॉर्मल लॉस नहीं दिया हो, तो वही हमारा एफएमपी होता है। उसको हम वेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और वेट के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास टोटल प्रोडक्ट आ जाता है, टोटल वेटेड प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं टोटल वेटेड प्रॉफिट को। थर्ड स्टेप क्या है, डिवाइड कर देते हैं टोटल वेटेड प्रॉफिट। ये हमारा सेकेंड स्टेप से टोटल वेटेड प्रॉफिट निकल गया। उसके बाद हम क्या करते थे, डिवाइड कर देते हैं टोटल वेटेड प्रॉफिट, डिवाइड कर देते हैं टोटल वेटेड प्रॉफिट विथ टोटल वेट, विथ टोटल वेट। जब आप इस पे क्वेश्चन करेंगे तो वो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। अभी मैं, मेरे को बस कुछ स्टेप्स थे जो मैं आपको लिखा दिया। तो हम क्या किए, डिवाइड कर दिया टोटल वेटेड प्रॉफिट को टोटल वेट से, तो उससे हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल गया। हमारा क्या निकल गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकला, तो हमने क्या किया, टोटल वेटेड प्रॉफिट, जो हमारा सेकेंड स्टेप निकला था, टोटल वेटेड प्रॉफिट, वेटेड
प्रॉफिट, उसको हम डिवाइड कर दिया टोटल वेट से, टोटल वेट से डिवाइड कर दिए तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल गया। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल गया तो हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा क्या हो जाएगा, गुडविल कैलकुलेट कर निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल स्टेप है, इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, हम लोग क्लियर हो जाएंगे, हम लोग आसानी से गुडविल निकालना सीख जाएंगे। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोलता है कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर आर एज फॉलो, यानी पिछले 5 साल का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। कितने साल का प्रॉफिट दिया हुआ है सर, 5 ईयर का, 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15, ठीक है। आपको बोल रहा है कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ गुडविल, तो हमें वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है सर, 3 साल है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 ईयर है, और वो भी निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। तो हमको वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ऑन द वेट 1 2 3 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली, यानी वेट दिया है 1 2 3 4 5, किस किस साल का प्रॉफिट, 10 11 के लिए एक वेट दिया हुआ है, 11 12 के लिए 2 दिया हुआ है, 12 13 के लिए 3 दिया हुआ है, 13 14 4 और 2014 15 5, ठीक है। वैसे मैंने आपको बोला था कि रिसेंट प्रॉफिट जो होता है जितना नजदीक जाओगे उतना वेट आपका बढ़ता जाएगा, तो हमें गुडविल जो निकालना है वो रिसेंट ईयर के लिए निकालना है। तो देखो 2014 15 के लिए वेट 5 है, 13 14 के लिए 4 है, 12 13 के लिए 3 है, इस तरह से। अब हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से हमें गुडविल निकालने के लिए बोला है, तो गुडविल इक्वल टू क्या होता है सर, गुडविल इक्वल टू होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज तो दिया हुआ है 3 ईयर, लेकिन वेटेड एवरेज प्रॉफिट तो नहीं दिया हुआ है। अब आपको वेटेड, तो अभी आप क्या करो, 5 लाइन छोड़ दो और नीचे में वर्किंग नोट करो कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वर्किंग नोट में क्या करोगे सर, वर्किंग नोट में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलो फटाफट करो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट। तो सर इसके लिए हम लोग एक टेबल बना लेते हैं और उस टेबल के आधार पे करेंगे, बहुत आसान होगा। तो ठीक है, टेबल बना लेते हैं, हम इस तरह से टेबल बना लिए, उसमें एक कॉलम दे देंगे ईयर के लिए, एक कॉलम क्या दे देंगे ईयर के लिए, एक कॉलम दे देंगे प्रॉफिट, ठीक है, और दूसरा कॉलम रहेगा वेट, दूसरा कॉलम क्या रहेगा वेट, और तीसरा हो जाएगा वो अपने आप हो जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। देखो फटाफट, हमने एक कॉलम रखा ईयर, दूसरा कॉलम रखा प्रॉफिट और तीसरा कॉलम रखा वेट, ठीक है, और नेक्स्ट हुआ प्रोडक्ट, इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रॉफिट इनटू वेट, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है सर। तो फटाफट करो, 2010-11 का प्रॉफिट कितना है सर, 20,000 है, वेट है 1, तो 20,000 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा सर, 20,000 ही रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं 2011-12 का वेट कितना, प्रॉफिट कितना है सर, 24,000 है, और वेट है 2, तो 24,000 को 24,000 को 2 से गुना करोगे तो कितना होगा 48,000 सर, ठीक है। अब बात करते हैं 12-13, तो 12-13 में प्रॉफिट है 30,000 सर, तो 30,000 वेट कितना है, वेट है सर 3, तो 30,000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा सर, 90,000 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 2013-14 में हमारे पास प्रॉफिट कितना है 25,000, वेट कितना सर 4, तो 25,000 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो सर 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कितना 14-15, तो 14-15 में हमारे पास प्रॉफिट कितना 18,000, वेट 5, 18,000 को 5 से गुना करोगे तो कितना होगा सर 90,000 होगा, 18 इंटू 5,000 90,000। अब क्या करो, अब आपको करना है वेट को टोटल करो, वेट को टोटल करो और ये टोटल प्रोडक्ट को करो, ठीक है। वेट और प्रोडक्ट को आपको क्या करना है, टोटल करना है, ठीक है। तो वेट कितना होगा सर, 2 1 3 3 6 4 10 5 15, तो वेट तो हमारा 15 हो गया, और सर प्रोडक्ट को जोड़ लेंगे 20,000 प्लस 48,000 प्लस 90,000 प्लस 1 लाख प्लस 90,000, तो टोटल हो गया 3,48,000, कितना हो गया 3,48,000।
तो हमारा गुडविल कितना होगा सर? तो गुडविल जो हमने जगह छोड़ रखी थी उसमें गुडविल निकाल लो, 3,48,000 डिवाइड बाय कितना 50। तो 3,48,000 को 15 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा सर? गुडविल होगा 20, सॉरी ये तो हमारा वेटेड, ये जो अभी हमने निकाला यहाँ पे 348,000 और उसको डिवाइड किया 15 से, तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा आएगा सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये क्या हो जाएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो हमने निकाल लिया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया सर? 23,200 आया, 23,200। तो अब तो गुडविल आराम से निकल जाएगा सर, बिल्कुल निकल जाएगा। गुडविल बराबर फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 23,200 जो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 23,200 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा सर? 69,600 आएगा। तो हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया 23,200, उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा क्या हो गया? गुडविल हो गया। इसी तरह से आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट पे जितने भी सारे क्वेश्चंस है, हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपको एग्जांपल्स में मिलेंगे, तो उसको आपको घर पे करना है। कोई दिक्कत हो, कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। चलो बच्चों, अब हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड देखते हैं। हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड सीख लिया, हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड सीख लिया कि उससे कैसे गुडविल कैलकुलेट की जाती है। अब हम लोग सीखने वाले हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। अब देखो यहां पे क्या होगा, हम जो गुडविल की जो वैल्यूएशन करेंगे वो सुपर प्रॉफिट के आधार पे होगा। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एक्सेस प्रॉफिट। यानी मार्केट में हमारी जैसी कंपनी जो सेम बिजनेस में इन्वॉल्व है, सेम तरह की बिजनेस में इन्वॉल्व है, सेम रिस्क ले रही है, वो क्या कमा रही है और हम क्या कमा रहे हैं। तो हम जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं उसी पे गुडविल की वैल्यूएशन होगी। यानी हमारी गुडविल की वैल्यूएशन कैसी होनी चाहिए? तो हम जो मार्केट से जो ज्यादा प्रॉफिट कमा के ला रहे हैं उस पे गुडविल की वैल्यूएशन होगी। ठीक है, तो इसका जो गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? तो सर इसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, मैंने आपको सुपर प्रॉफिट के बारे में बताया कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। आपकी जो बिजनेस है वो जो एक्सेस प्रॉफिट कमा रही है एज कंपेयर टू दोज हु आर इन द सेम इंडस्ट्री। मतलब हमारी कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है और सेम इंडस्ट्री में जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है उससे जो ज्यादा प्रॉफिट हम कमा रहे हैं उस पर गुडविल का वैल्यूएशन होगा। चलो हम एक एग्जांपल देते हैं। अब मान के चलो रिलायंस की जियो कंपनी की हम गुडविल की वैल्यूएशन सुपर प्रॉफिट मेथड से करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके जो कंपटीटर है जैसे एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, ये लोग उनके कंपटीटर हैं। कैसे कंपटीटर हुए? तो सर वो सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है। जियो भी टेलीकॉम इंडस्ट्री में है, एयरटेल भी टेलीकॉम इंडस्ट्री में है, वोडाफोन भी टेलीकॉम इंडस्ट्री में है। तो वोडा एयरटेल ये सब जो जिस रेट ऑफ रिटर्न से प्रॉफिट कमा रहे हैं, मेरा ध्यान से बात सुनना, जिस रेट ऑफ रिटर्न से प्रॉफिट कमा रहे हैं यानी उनकी जो मार्जिन है, ठीक है, और जियो की जो मार्जिन है, तो जियो की मार्जिन अगर एक्सेस है इन लोगों से, यानी इनके जो कंपटीटर है उनसे एक्सेस है, तो वही एक्सेस को सुपर प्रॉफिट बोला जाता है। ठीक है, और सुपर प्रॉफिट निकालने का हम लोग देखेंगे आगे कि उसकी एक फॉर्मूला है, वो उसी बेसिस पे डिराइव हुई है कि मार्केट के कंपटीटर जो पैसा कमा रहे हैं, जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, उससे अगर तुम ज्यादा कमा रहे हो तब तुम सुपर प्रॉफिट कमा रहे हो। और नंबर ऑफ ईयर परचेज तो आप जानते ही हो, नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है कि अगर हम ये गुडविल खरीद लेंगे तो उस गुडविल के वजह से हम कितने साल तक सेम प्रॉफिट कमा पाएंगे। ठीक है, मतलब पास्ट एफर्ट के वजह से हम कितने साल तक हम उस प्रॉफिट को कंटिन्यू कर पाएंगे, वो होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या सीखेंगे? सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज तो दिया ही रहेगा क्योंकि वो अजम्पशंस के बेसिस पे होता है। अजम्पशंस क्यों सर? हम कैलकुलेट कैसे नहीं कर सकते? देखो अब हमें पास्ट एफर्ट के वजह से हम कितने साल तक प्रॉफिट कमा पाएंगे ये एजम्पशंस ही तय कर सकता है।
ठीक है। तो वो एक कैलकुलेटिव एजम्पशन लिया जाता है कि हम कितने साल तक, नंबर ऑफ ईयर तक उस गुडविल को खरीदने की वजह से प्रॉफिट कमाएंगे, इसीलिए आपको क्वेश्चन में हमेशा नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है सर? हमें कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट। तो देखो बाबू, सुपर प्रॉफिट निकालने का एक फॉर्मूला है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कैलकुलेशन करना है सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बहुत ही मजेदार है, तो मजा आएगा सुपर प्रॉफिट निकालने में। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा सर? तो मैंने क्या बोला कि आप कितना एक्सेस प्रॉफिट कमा रहे हो मार्केट में जो प्रॉफिट है, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट जो होता है उसकी फॉर्मूला होती है आप कितना एवरेज प्रॉफिट, आपका एवरेज प्रॉफिट क्या है, आपका एवरेज प्रॉफिट यानी आप मतलब 2-3 साल 4 साल में ट्रेंड के हिसाब से कितना प्रॉफिट कमा लेते हो, एवरेज में कितना कमा लेते हो। याद रखना एवरेज प्रॉफिट में जो एबनॉर्मल प्रॉफिट सब होता है, जो मैंने एफएमपी निकालते समय बताया था, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, उसी को एवरेज प्रॉफिट बोला जाता है। तो आप बोल सकते हो कि सर एवरेज प्रॉफिट में हम एफएमपी लेंगे। एफएमपी मतलब अगर कोई एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन वो सब है तो उस सबको हटा देंगे, तब हमारा अपना एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा, खुद का प्रॉफिट हो जाएगा कि हम पिछले कई सालों से कितना कमा रहे हैं। ठीक है, और दूसरा मार्केट में क्या प्रॉफिट कमाया जा रहा है, मार्केट में क्या प्रॉफिट कमाया जा रहा है। अब देखो उसे बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर मैं आप लोगों को यहां पे प्यार से थोड़ा सा लिख दूं कि आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। मार्केट में क्या कमाया जा रहा है, मार्केट में यानी हमारे कंपटीटर क्या कमा रहे हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मार्केट में, ठीक है, हमारे कंपटीटर क्या कमा रहे हैं, मार्केट में हमारे कंपटीटर क्या कमा रहे हैं। ठीक है, और ये सर एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट होता है हम क्या कमा रहे हैं, यानी खुद क्या कमा रहे हैं। तो पिछले कई सालों का प्रॉफिट ले लेंगे, उसका एवरेज निकाल लेंगे, तो वो होता है हम क्या कमा रहे हैं। ठीक है बाबू, हम क्या कमा रहे हैं और मार्केट में हमारा कंपटीटर क्या कमा रहे हैं, उसमें से हम जो एक्स्ट्रा कमा रहे हैं ना, वही हमारा सुपर प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो हम क्या कमा रहे हैं वो तो आपको पता है। ठीक है, हम क्या कमा रहे हैं वो आपको पता है, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट आप निकालना जानते हो कि जितना साल का प्रॉफिट होता है उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर से कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन है तो हमने एफएमपी निकालते समय, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालते समय आपको सिखा दिया है, तो वो आपको पता है। आपको क्या नहीं पता है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट यानी मार्केट में क्या कमाया जा रहा है। तो देखो इसके लिए 2 फैक्टर होता है। अब मार्केट में जो कमाया जा रहा होगा, यानी कि मार्केट में जो जितने भी सारी कंपटीटर कंपनियां, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था एयरटेल, वोडाफोन, तो वो किस रेट से कमा रही है, ध्यान से सुनना मैंने बात, किस रेट से कमा रही है, यानी उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या है। ठीक है, वो अगर हम उसका रेट ऑफ रिटर्न पता कर लेंगे कि वो अपने पूंजी पे कितना % प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है, तो हम वो रेट ऑफ रिटर्न ले लेंगे और अपने पूंजी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। फिर मैं रिपीट करता हूं, देखो हमारे जो कंपटीटर है, ठीक है, हमारे कंपटीटर को प्रॉफिट कमा रहे होंगे, अब वो किस रेट ऑफ रिटर्न से कमा रहे हैं, तो उनका इन्वेस्टर जो होता है, इन्वेस्टर पैसा लगाता है, यानी इन्वेस्टमेंट होता है, तभी तो हम प्रॉफिट कमाते हैं। यानी हर बिजनेस में पैसा लगा हुआ होता है, कैपिटल लगा हुआ होता है, उस पे एक सर्टेन रेट से हम प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। तो हमारा जो इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में किस रेट से प्रॉफिट होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? तो वो रेट ऑफ रिटर्न जो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, जो इस इंडस्ट्री में तो इतना प्रॉफिट तो होगा ही, यानी 100 रुपया कैपिटल लगाने पे अगर मान के चलो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो 100 रुपया में 10 रुपया तो एटलीस्ट कमाई होगी ही, वो होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसके बारे में हम लोग आगे लिखेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि नॉर्मल, हम सबसे पहले क्या पता करेंगे कि इंडस्ट्री की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, किस रेट से इंडस्ट्री पैसा कमा रही है, तो वो रेट हम लेंगे, और हमारा खुद का कैपिटल कितना है,
ठीक है, हमारा खुद का कैपिटल कितना है, तो वो कैपिटल से मल्टीप्लाई करके हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट मैंने क्या बोला कि हमारा खुद का कैपिटल इनटू इंडस्ट्री की जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, इंडस्ट्री जिस रेट से प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, अब यहां पे कुछ बातें ध्यान में रखना है कि हमारा जो खुद का जो कैपिटल होगा वो हम कौन सा लेंगे, साल के शुरू का कैपिटल या साल के बीच का कैपिटल या साल के अंत का कैपिटल। तो हम लेंगे एवरेज कैपिटल, यानी साल में के शुरू में कितना लगा हुआ है, साल के अंत में लिखा, लेकिन बट एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, हम लोग एवरेज कैपिटल निकाल लेंगे। इस कैपिटल को बोलते हैं कैपिटल इंप्लॉयड। इस कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल इंप्लॉयड। तो चलो हम एक एक करके पढ़ते हैं। एवरेज प्रॉफिट, आपको पता है एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब हम बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की। तो हम क्या बात करने वाले हैं, तो सर हम बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल, सर नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू होगा हमने क्या बोला कि हमारी खुद की पूंजी, बट एवरेज लेना है, हमारी खुद की पूंजी यानी एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड। ठीक है, सॉरी, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड इनटू क्या लेना है, मार्केट में क्या रेट से प्रॉफिट कमाया जा रहा है उसे बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बट्टा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इसको टोटल कर लो, डिवाइड बाय 100। मैंने क्या बोला, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। ऐसा करने से हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड निकालना पड़ेगा। जी, हम अभी सीखने वाले हैं एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकालना है। ठीक है, और दूसरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो मार्केट में क्या रेट चल रहा है ये आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि मार्केट में जो रेट चल रहा है प्रॉफिट कमाने का वो क्या होगा कि वो आपको क्या होता है कि ये आपको इंडेक्स से पता चलता है, सेबी से पता चलता है कि उन लोग वहां पे आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की कैलकुलेशन मिल जाएगी, सेबी जो स्टॉक मार्केट में जो चल रहा है। अब वहां पे क्या होता है कि क्योंकि आपके पास बहुत सारी, अब क्या कौन कंपटीटर है उसका प्रॉफिट देना, उसके हिसाब से कैलकुलेट करना बहुत ही टेक्निकल हो जाएगा, वो बहुत ही प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको निकालने की जरूरत नहीं होगी, वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपको क्या निकालना है, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड। ठीक है, तो अब हम आगे चर्चा करने वाले हैं एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड क्या होता है। ठीक है, चलो, तो एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड निकालने से पहले हम तो सबसे पहले ये सिखा दो सर कि कैपिटल इंप्लॉयड होता क्या है, कैपिटल इंप्लॉयड क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कैपिटल इंप्लॉयड। अब इसे हम प्यार से सीई बोल देंगे, सीई, सी से कैपिटल, ई से इंप्लॉयड। ठीक है, चलो अब सबसे पहले सर अपने देहाती भाषा में समझा दो कि सबसे पहले कैपिटल इंप्लॉयड क्या होता है। तो कैपिटल इंप्लॉयड क्या होता है, देखो इंप्लॉय मतलब होता है कितना आपने पैसा लगाया, यानी अपने बिजनेस में आप जो पैसा लगाए हो वही होता है कैपिटल इंप्लॉयड। तो इसे अगर हम बोले इस तरह से कि आपने अपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया है, आपने अपने बिजनेस में जो पैसा लगाया है, आपने अपने बिजनेस में जो पैसा लगाया है वो क्या होता है, कैपिटल इंप्लॉयड। अब देखो बाबू, आप जो बिजनेस में पैसा लगाते हो, ठीक है, अब उसमें से कुछ एक ऐसा होता है कि आप पैसा लगाते हो बिजनेस में, तो उसमें से क्या होता है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो, फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हो, बहुत सारा आपका वर्किंग कैपिटल में पैसा रहता है। ठीक है, तो अकाउंट्स जो है वो कुछ थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी दिया है, कुछ इसका फॉर्मूला दिया है कैपिटल इंप्लॉयड कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा बैलेंस शीट कैसा दिखता है। ठीक है, उसी के बेसिस पे कैपिटल इंप्लॉयड निकाला जाता है। तो देखो नॉर्मल जो आपका बैलेंस शीट होता है,
मैं आपको यहाँ पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के दिखा देता हूँ का बैलेंस शीट किस तरह से दिखता है। तो देखो बैलेंस शीट जो होता है वो उसके जो होता है टी फॉर्म में होता है, ठीक है। बैलेंस शीट आपको इस तरह से दिखेगा, एक साइड होता है आपका एसेट, दूसरा होता है कैपिटल और लायबिलिटी, ठीक है। चलो तो इस साइड जो होता है वो होता है कैपिटल और लायबिलिटीज, जिसे हम लेफ्ट साइड बोलते हैं, कैपिटल एंड, ठीक है। और राइट साइड जो होता है वो एसेट होता है। सॉरी, क्या ये सिखा रहे हो? नहीं, इसी से हम लोग कैपिटल इंप्लाइड कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। अब देखो जनरली जो ये जो आपका बैलेंस शीट का मैं फॉर्मेट दिखा रहा हूं, जनरली आपको क्या रहेगा, बहुत सारे फिक्स्ड एसेट्स रहेंगे, ठीक है, लैंड प्लांट मशीनरी एक्सेट्रा। करेंट एसेट्स रहेंगे, ठीक है, करेंट एसेट्स रहेंगे, ठीक है। कुछ फिक्टिटियस एसेट रहेंगे। फिक्टिटियस एसेट्स क्या होता है सर? ये बस नाम का एसेट रहता है, इसे हम बेच नहीं सकते। फिक्टिटियस एसेट क्या होता है? नाम का एसेट रहता है, इसे हम बेच नहीं सकते। देखो फिक्टिटियस एसेट का जैसे एग्जांपल पीएल का डेबिट बैलेंस, ठीक है। आप आपने जब बिजनेस शुरू किया था तो उसमें बहुत हैवी आपने एक्सपेंसेस कर डाले थे, तो उसे आपने फिक्टिटियस एसेट के रूप में रखा है, ठीक है। तो ये सब होते हैं, बट इसे सेल नहीं कर सकते, बस एसेट के रूप में रखा हुआ पड़ा हुआ है, इसे धीरे धीरे खत्म करना है, बट इसे सेल नहीं कर सकते। तो ये बस नाम का एसेट होता है, ठीक है। बट पैसा तो इसमें भी लगा हुआ है। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखो इन्वेस्टमेंट दो टाइप के होते हैं। इन्वेस्टमेंट जो होते हैं एक दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है और दूसरा क्या होता है? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है सबके बारे में हम लोग डिटेल में लिखेंगे भी, बट थोड़ा सा भी समझ लो। ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है कि देखो हमारा जो बिजनेस है, ठीक है, हम देख रहे हैं कि एक एक छोटा सा बिजनेस हमारे बगल में शुरू हुआ है और हमको लगता है कि ये बहुत आगे ग्रो करेगा, और सेम नेचर का बिजनेस है, हम जिस बिजनेस में है उसी टाइप का बिजनेस है, तो हम उस बिजनेस को चाहते हैं कि हम पैसा लगा के उस बिजनेस को खरीद ले, उसमें इन्वेस्टमेंट कर दे, अपना पूरा 100% उसका बिजनेस हम खरीद ले। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपना पैसा से हम उस बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हैं, यानी उसे बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यानी हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट करने से हमारा मतलब क्या है कि हम किसी दूसरे इंटरप्राइजेस में अपना पैसा लगाते हैं, ठीक है। ये होता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यानी अपने बिजनेस को हम फैला रहे हैं, हम अपने बिजनेस को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और सर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अब देखो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है कि हमारे पास सरप्लस मनी है, अभी पड़ा हुआ है, तो पड़ा हुआ बैंक में रहेगा तो कुछ तो वैसे बढ़ने वाला है नहीं, तो हम चाहते हैं कि उस पैसा को कहीं दूसरे जगह इन्वेस्ट कर दे जिससे कुछ आमदनी हो जाए, कुछ पैसा आ जाए, तो वो होता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब सर ये कहानी आप मुझे सिखा क्यों रहे हो? तो ये कहानी जान लो, क्योंकि हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड में इस कहानी का इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। चलो फटाफट कैपिटल और लायबिलिटी साइड में देख लेते हैं। कैपिटल और लायबिलिटी साइड में क्या होता है? अगर हम शुरुआत करें कैपिटल से, तो शुरुआत में कैपिटल में क्या रहता है? एक कैपिटल होता है जो पेड अप कैपिटल होता है, रिजर्व एंड सरप्लस होता है, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस होता है, ये भी कैपिटल का ही पार्ट होता है, यानी जो हमारा प्रॉफिट बचा हुआ रहता है, एक्यूमुलेट होके जो प्रॉफिट आता है वो होता है रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। उसके अलावा सर बाकी लाइबिलिटीज होता है, जो भी लाइबिलिटीज आउटसाइड लाइबिलिटीज जिसे हम बोलते हैं, इस लाइबिलिटीज को क्या बोलते हैं सर? इस लाइबिलिटीज को आउटसाइड लाइबिलिटीज बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका बैलेंस शीट दिखता है, ठीक है। बैलेंस शीट आपका किस तरह से दिखता है? इसी तरह से आपका बैलेंस शीट दिखता है। ये अमाउंट का कॉलम रहता है, ये टोटल मैच कर जाता है। सर ये तो पता है हमको, इसमें कौन सी नया बात आप बता रहे हो? अब नया बात हम बताएंगे आपको, ठीक है। देखो कैपिटल इंप्लॉयड मैंने क्या बोला कि आपने अपने बिजनेस में जो पैसा लगाया, तो सर अगर हम बैलेंस शीट साइड से देखें तो हमारा जो बिजनेस में जो पैसा लगा हुआ है वो ये है, एक तो कैपिटल है, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस है, ठीक है। कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस में जो पैसा लगाया वो मेरा खुद का पैसा लगा हुआ है, हम जो प्रॉफिट भी कमा रहे हैं वो मेरा खुद का है, ठीक है। वेरी गुड, मैं आपके बात से सहमत हूं। बट आप इस पैसा में से कुछ ऐसे एसेट में पैसा लगा दिए जिसे आप बेच नहीं सकते, जिसे रियलाइज नहीं कर सकते, ठीक है, वो होता है फिक्टिटियस एसेट्स। और दूसरा होता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इसे भी आप आसानी से रियलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अकाउंट्स बोलता है कि आपको
जो कैपिटल इंप्लॉयड निकालना है तो आप क्या करो, कैपिटल, अगर आप कैपिटल लाइबिलिटी साइड से आप निकालना चाह रहे हो तो कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस रख लो, बट उसमें फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को क्या करो, हटा दो। ठीक है, तो चलो अब आप लोग मेरे साथ नोट करते जाओगे। ठीक है, कैपिटल इंप्लॉयड आप आगे लिखना। ठीक है, मैं बगल में लिख लेता हूं, मेरे पास यहाँ पे जगह है, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं। ठीक है, चलो मैं आपको यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, अब देखो कैपिटल इंप्लॉयड जो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो उसका मैं यहां पे यहीं पे लिखता हूं, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड। ठीक है, तो इसका दो अप्रोच होता है, एक तो आप लाइबिलिटी साइड से लेना चाहते हो, ठीक है, या दूसरा होता है एसेट साइड से लेना चाहते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लाइबिलिटीज साइड अप्रोच, लाइबिलिटी साइड अप्रोच। तो इसमें कैसे कैपिटल इंप्लॉयड कैलकुलेट होगा, तो बहुत सिंपल है। आपने जो पैसा लगाया, आपने जो पैसा लगाया वो क्या लगाया सर, आपने लगाया कैपिटल, आपका जो खुद का कैपिटल है। आप जो प्रॉफिट अभी तक बचा के रखे हो उसे बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, अब इसमें से आपको कुछ एसेट माइनस करना पड़ेगा, जो एसेट क्या गुडविल के वैल्यूएशन में उसका कोई काम का नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैंने फिक्स्ड एसेट्स बोला तो वहां पे आपको एग्जिस्टिंग गुडविल मिलेगा, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर गुडविल भी आता है। अब वो जो गुडविल है, वो गुडविल अभी हम नया गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो पुराना गुडविल कोई काम का नहीं है, इसीलिए क्या करोगे आप एग्जिस्टिंग गुडविल जो है वो माइनस कर दोगे। जो एग्जिस्टिंग गुडविल है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एग्जिस्टिंग गुडविल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद एग्जिस्टिंग गुडविल क्या हो गया, वो माइनस हो गया। उसके बाद जो फिक्टिशियस एसेट है वो भी तो कोई काम का नहीं है, उसे तो हम सर रियलाइज तो कर नहीं सकते हैं, तो फिक्टिशियस एसेट भी हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी हम माइनस करेंगे। और क्या करेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी माइनस करेंगे। ठीक है, तो मैंने कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकाला, कैपिटल लिया, जो अपना प्रॉफिट बचा हुआ था रिजर्व एंड सरप्लस वो लिया, और उसमें से जो फालतू का एसेट है जो कि हम उसे बेच नहीं सकते आज के आज, जैसे गुडविल। अब गुडविल तुरंत तो नहीं बिकेगा मेरा, अब जब कोई कंपनी खरीदेगा हमारा वैल्यूएशन होगा उसके बाद ही बिकेगा, वैसे तो नहीं कोई गुडविल खरीद लेगा, तो एग्जिस्टिंग गुडविल को माइनस कर देंगे। फिक्टिशियस एसेट है वो ऐसा एसेट जो कोई काम का नहीं है, जिसे हम बेच नहीं सकते। ठीक है, तो उसे भी माइनस करेंगे। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये नॉन रिलाइजेबल माना जाता है कि आपने पैसा लगाया तो आज ऐसा नहीं कि पैसा आपका डूब जाएगा, लेकिन तुरंत चाहोगे आप उसे रियलाइज कर लो तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए हम ये तीन असेट को माइनस कर देते हैं कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस में से। तो कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस में से क्या माइनस करते हैं बच्चों, एग्जिस्टिंग गुडविल माइनस करते हैं, फिक्टिशियस एसेट माइनस करते हैं, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करते हैं। तो क्या सर इसको याद करना पड़ेगा, अरे नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो आप सीख जाओगे। मैंने कोशिश किया है कि आपको यहीं पे अच्छे से समझा दूं। ठीक है, तो आप साथ में प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस वगैरह करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे बहुत आसान है। आपने जो खुद का पैसा लगाया यानी कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस में से जो फालतू का एसेट है, कौन कौन, जो बुक में ऑलरेडी गुडविल पड़ा हुआ है, जो फिक्टिशियस एसेट पड़ा है, फिक्टिशियस एसेट को सुन के ही समझ लेना कि फिक्टिशियस एसेट ऐसा एसेट है जिसको हम बेच नहीं सकते। ठीक है, और तीसरा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, क्या सर इसको भी बेच नहीं सकते, बेच सकते हैं, लेकिन आप चाहो आज के आज बिक जाए वो संभव नहीं है, इसीलिए हम इसको भी माइनस करके चलते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी माइनस करके चलते हैं। ठीक है, तो उससे हमारा बन जाता है कैपिटल इंप्लॉयड। ठीक है सर, अब हमें लायबिलिटी साइड अप्रोच तो बता दिया, अब एसेट साइड अप्रोच भी बता दो कि एसेट साइड के हिसाब से कैसे निकालते हो एसेट साइड अप्रोच। तो ये इसे मैं पॉइंट दे देता हूं ए, ठीक है, और यहां पे मैं बी लिख देता हूं, यहां पे निकाल देता हूं एसेट साइड अप्रोच। एसेट साइड अप्रोच, देखो बाबू, एसेट साइड अप्रोच में हम क्या करेंगे, हम अगर एसेट साइड से जाएंगे, हमको एसेट का डिटेल दिया हुआ है, कैपिटल का डिटेल दिया ही नहीं है, तो उस केस में हमें जो कैपिटल इंप्लॉयड निकलेगा, हम क्या करेंगे, सारे एसेट को ले लेंगे और जो फालतू का एसेट है उसको छोड़ देंगे।
अगर हमें एसेट साइड के हिसाब से चलना है तो हम सारे एसेट को ले लेंगे और जो फालतू का एसेट है उसको छोड़ देंगे और जो बाहर का लायबिलिटी है उसमें से माइनस कर देंगे। तो अल्टीमेटली ऐसे भी करोगे तो आंसर वही आएगा। मैंने क्या बोला कि यहां पे जो कैपिटल इंप्लाइड होगा वो कैसे निकलेगा, अगर हम असेट का डिटेल दिया हुआ है और लायबिलिटीज का, कैपिटल का डिटेल दिया ही नहीं है, तो हम सर यहाँ पे कैपिटल इंप्लाइड जो निकालेंगे हम क्या करेंगे, सारा एसेट ले लेंगे, सारा एसेट किस किस को छोड़ के, ऑल एसेट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब होता है छोड़ के, गुडविल जो हमारा पहले से गुडविल बचा हुआ है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिटियस एसेट, गुडविल, फिक्टिटियस एसेट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो इन सब को छोड़ के हम सारा एसेट ले लिए, ठीक है, और माइनस कर देंगे। इसको माइनस करेंगे बच्चों, अब देखो हमने सारा एसेट ले लिया फालतू के एसेट को छोड़ के और लाइबिलिटीज को माइनस कर दिया, तो अल्टीमेटली बचा क्या, कैपिटल और रिजर्व सरप्लस, तो इससे कैपिटल इंप्लॉयड आ जाएगा। माइनस कर देंगे आउटसाइड लाइबिलिटीज, यानी बाहर का लाइबिलिटी, जो भी लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर देखते हो, बिल्स पेबल देखते हो, लोन देखते हो, सब बाहर का लाइबिलिटीज है। कैपिटल जो है अंदर का लाइबिलिटीज है, माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, ठीक है, वेरी गुड। तो हमने क्या किया, सारा एसेट ले लिया, फालतू एसेट छोड़ के। फालतू एसेट में कौन कौन, फालतू एसेट में होते हैं तुम्हारा एक तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है फिक्टिटियस एसेट्स, तीसरा होता है एग्जिस्टिंग गुडविल। तो उसको छोड़ के आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर दी तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। सर हमने लायबिलिटी साइड अप्रोच भी निकाल लिया, असेट साइड अप्रोच भी निकाल लिया। सर अगर ऐसा हो सकता है कि ये असेट लायबिलिटीज के बारे में कुछ भी नहीं दिया हो, पेड अप कैपिटल वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं दिया हो, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा कैपिटल दिया है ना वही हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। तो ठीक है सर, इसे लिखा दो, नोट, नोट लिख लो नीचे में। नोट हम लोग क्या लिखेंगे, इफ देयर इज नो डिटेल ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, इफ देयर इज नो डिटेल्स ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज, अगर एसेट और लायबिलिटीज के बारे में कोई डिटेल ही नहीं दिया है, कोई डिटेल ही नहीं दिया है एसेट एंड लायबिलिटीज, तब क्या होगा, कैपिटल को कंसीडर किया जाएगा एज ए कैपिटल एम्प्लॉयड। देन जो कैपिटल होगा इज कंसीडर्ड एज अ कैपिटल, देन कैपिटल इज कंसीडर्ड एज कैपिटल एम्प्लॉयड। तब कैपिटल को ही हम क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड मान लेंगे। ठीक है, इसको मैं बादल में इस तरह से घेर देता हूं। यहां तक क्लियर हो गया कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है। सर कैपिटल एम्प्लॉयड का दो अप्रोच है, एक लायबिलिटी साइड अप्रोच जिसमें हम कैपिटल ले लेते हैं, रिजर्व सरप्लस लेते हैं और फालतू का जो एसेट है, फिक्टिटियस एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, गुडविल, उसको माइनस कर देते हैं। अगर हमारे पास एसेट साइड अप्रोच से बनाना हो तो एसेट साइड अप्रोच सारे एसेट को ले लेंगे, केवल गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिटियस एसेट्स को हटा देंगे और बाहर के जो लायबिलिटीज है, जो लायबिलिटी सेक्शन है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। अगर ये सब कुछ भी नहीं दिया हो तो हम केवल जो कैपिटल दिया है उसी को हम कैपिटल एम्प्लॉयड मान लेंगे। चलो सर, अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकालना सिखा दिए, अब थोड़ा बहुत एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बता दो, क्योंकि आपने बोला था एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, तो ये भी सीख लो फटाफट, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड पता है, ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब देखो एवरेज कैपिटल, अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत सिंपल है। कैसे निकलेगा, एवरेज निकालने का फॉर्मूला आपको आता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बट्टा 2 कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, सर हम लेंगे ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड कर देंगे 2। ठीक है, यानी हमारा ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड कर देंगे 2, तो हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा। सर अगर ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दिया हो तो केवल क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, तो देखो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे बना होगा। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे बना होगा, ओपनिंग कैपिटल में
प्रॉफिट जुड़ा होगा, ड्रॉविंग घटा होगा, तब वो जाके क्लोजिंग कैपिटल इंप्लाइड बना होगा। तो अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है, तो वो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है तो प्रॉफिट हटा दो, माइनस कर दो, लेकिन पूरा प्रॉफिट हमको एवरेज निकालना है तो हमें आधा प्रॉफिट को माइनस करना होगा, और जो ड्रॉविंग घटा हुआ है उसको हम जोड़ेंगे, वो भी आधा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अगर आपको ये ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है, केवल क्लोजिंग दिया हुआ है, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड, तो अगर एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड निकालना है और आपको केवल क्लोजिंग दिया है तो आपको क्या लिखना है, क्लोजिंग कैपिटल इंप्लॉयड ले लेना है, यानी क्लोजिंग कैपिटल आप बोल सकते हो, क्लोजिंग कैपिटल इंप्लॉयड। इसमें क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल इंप्लॉयड, इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे प्रॉफिट जो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है उसका आधा, 1/2 करेंट ईयर प्रॉफिट, करेंट ईयर प्रॉफिट। तो जो करंट ईयर का प्रॉफिट है जो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है उसका आधा क्या करेंगे, हटा देंगे, और जो ड्रॉविंग है वो क्या करेंगे, वो आधा जो करंट ईयर का ड्रॉविंग है वो जोड़ देंगे, 1/2 करंट ईयर ड्रॉविंग, वो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, प्रॉफिट देखो ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट जुड़ा, ड्रॉविंग घटा, तो हम क्या करें, हम एवरेज निकाल रहे हैं तो पूरा तो नहीं घटाएंगे, तो हम क्या करें, आधा जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है उसको घटा दिए और ड्रॉविंग जो घटा हुआ है उसको आधा जोड़ दिए, तो उससे हमारा क्लोजिंग कैपिटल इंप्लाइड में अगर ये सब करने से हमारा एवरेज कैपिटल इंप्लाइड निकल जाएगा। ऐसा होगा सर अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल नहीं ओपनिंग कैपिटल इंप्लाइड दिया हो तो क्या करोगे सर, तो यहां पे अगर मान के चलो एवरेज कैपिटल इंप्लाइड निकालना है, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड निकालना है, और हमको ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ओपनिंग दिया हुआ है। ठीक है, अगर उस केस में अगर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे सर, ओपनिंग कैपिटल इंप्लॉयड में प्रॉफिट को हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे, प्रॉफिट, लेकिन पूरा नहीं, आधा प्रॉफिट जोड़ेंगे, 1/2 ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट, 1/2 ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट, और अगर ड्रॉविंग है तो 1/2 ऑफ करेंट ईयर ड्रॉविंग, वो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो लॉजिकली ये हमारा एवरेज कैपिटल इंप्लाइड निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमने सीख लिया एवरेज कैपिटल इंप्लाइड क्या होता है। अब हम लोग कुछ टर्मोलॉजी है, जैसे ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात की है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वैसे तो मैंने समझा दिया बट लिखा देता हूं कि हो सकता है कि आप भूल गए होंगे, तो वो आप कॉपी से रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे एग्जाम में हो सकता है कि कुछ 1 और 2 पॉइंट का क्वेश्चन आ जाता है, तो उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। चलो, तो कुछ की टर्म्स हैं जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, की टर्म्स। तो सबसे पहला तो हम लोग करने वाले हैं कि सबसे पहले तो हम लोग ये जानने वाले हैं कि सर ये जो आपने बोला ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो बता दो, व्हाट इज ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो मैंने बोला आप अपना पैसा किसी दूसरे के बिजनेस में लगा रहे हो जो सिमिलर बिजनेस है, दूसरे के बिजनेस में, जिससे कि आपका बिजनेस ग्रो हो, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो उस केस में आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो वो बन जाता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट। वो क्या बन जाता है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो दोज इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वो इन्वेस्टमेंट, दोज इन्वेस्टमेंट जो आप करते हो, दैट आर मेड अनोदर इंटरप्राइज, किसी दूसरे के बिजनेस में पैसा लगा रहे हो आप, अनोदर इंटरप्राइजेस फॉर द फर्दरेंस ऑफ ओन बिजनेस, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, फॉर द फर्दरेंस ऑफ ओन बिजनेस, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी दूसरे के बिजनेस में जो आप पैसा लगाते हो वही इन्वेस्टमेंट जो होता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। यानी मैं इसको अगर हिंदी में लिखा दूं, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी दूसरे के इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना, किसी दूसरे के बिजनेस में पैसा लगाना, किसी दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, मैंने क्या बोला, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी दूसरे के बिजनेस में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट।
तो सर इसका आप कुछ भी नहीं करते हैं, हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को सीखने के लिए ये टर्म सीखे, ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। क्योंकि जब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए हमें ट्रेड इन्वेस्टमेंट सीखना जरूरी था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। व्हाट इज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो क्या होता है। तो देखो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं हम लोग, वो इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट कमाने के लिए, मतलब बोल सकते हो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है तो हम उस पैसा को लगा रहे हैं रेवेन्यू कमाने के लिए। अब बोल सकते हैं दोज इन्वेस्टमेंट दैट आर मेड, जो किस लिए कर रहे हैं, टू अर्न रेवेन्यू, दैट आर मेड टू अर्न रेवेन्यू। हम रेवेन्यू कमाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बाय इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड, हमारे पास एक्स्ट्रा फंड पड़ा हुआ था तो सोचे बैंक में रखा हुआ, इससे अच्छा है कि हम इसे बिजनेस में लगा दें। बाय इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड्स, ठीक है, तो इसको भी हिंदी में बता देता हूं। सरप्लस फंड को इन्वेस्टमेंट करके, सरप्लस फंड्स को इन्वेस्ट करके रेवेन्यू कमाने के लिए, रेवेन्यू कमाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, रेवेन्यू कमाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ठीक है, चलो, तो ये समझ में आ गया। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर ऐसा हो सकता है कि हमें बता ही नहीं कि ये नॉन ट्रेड है या ट्रेड है, तो उस केस में क्या करेंगे, यानी क्लियर नहीं हो कि वेदर इट इज अ ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो हमेशा अगर हमको कुछ भी नहीं बताता है कि ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट है या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा उसे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मान के चलेंगे। ठीक है, ये भी आप नोट कर लो। इफ क्वेश्चन इज नॉट स्पेसिफाइड, if question is not specified, whether investment is trade investment or non trade investment, whether investment is trade इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन बताता नहीं है कि ट्रेड है या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तो हमेशा हम क्या मान के चलेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करेंगे, देन इन्वेस्टमेंट इज कंसीडर्ड एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, देन इन्वेस्टमेंट इज कंसीडर्ड एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। यानी कुछ नहीं बोले तो हम इसे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मान के चलेंगे। ठीक है, क्लियर। तो आई होप आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में क्लियर हो गया कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं, देखो सारे टर्म हमने, अब हम सुपर प्रॉफिट सब कुछ सीख चुके हैं। सुपर प्रॉफिट से कैसे गुडविल निकाला जाता है हमने अभी तक क्या सीखा, हमने सीखा कि सुपर प्रॉफिट होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करते हैं तो गुडविल निकल जाता है। सुपर प्रॉफिट हमने सीखा कि एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड बाय 100 करते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट। यानी हम अकाउंटिंग के हिसाब से सब कुछ सीख गए हैं। कुछ टर्म है जो हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग सीखते हैं, जैसे सुपर प्रॉफिट तो हम लोग निकालना सीखे, लेकिन हम लोग को सीखना है कि सुपर प्रॉफिट निकालने में जो नॉर्मल प्रॉफिट यूज हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो मैं बोलता हूं व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट, व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट सीखते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, मैंने बोला था कि सेम नेचर की जो बिजनेस कंपनियां कर रही है आपके इंडस्ट्री में, जो रिस्क सेम ले रही है, वो क्या प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, तो वो होता है नॉर्मल प्रॉफिट।
प्रॉफिट अर्न बाय सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्म्स, ये जो सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्म्स है या कंपनियां हैं इन द सेम इंडस्ट्री, जो हमारे ही इंडस्ट्री में है, जैसा हम काम कर रहे हैं वही काम वो भी कर रही है, ठीक है, इन द सेम इंडस्ट्री हैविंग सिमिलर बिजनेस रिस्क, जिनका बिजनेस रिस्क भी वैसा ही है, हैविंग सिमिलर बिजनेस रिस्क। तो सिमिलर, इसको अगर हम थोड़ा सा हिंदी में लिखा दें तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस में, सिमिलर टाइप यानी सेम बिजनेस में बोल सकते हो, सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस में जो प्रॉफिट कमाई जाती है, सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस में जो प्रॉफिट कमाई जाती है, ठीक है, वही क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस में जो प्रॉफिट कमाई जाती है वो क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। आप इसे ये भी बोल सकते हो, ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं कि ये रीजनेबल रिटर्न होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होता है, ये एक रीजनेबल, जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है, रीजनेबल रिटर्न होता है कैपिटल लगाने का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है सर, व्हाट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, व्हाट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसे बोलते हैं एनआरआर, इसे हम क्या बोलते हैं, एनआरआर। क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा इसीलिए आपने इसका कोई फॉर्मूला नहीं देखा। नॉर्मल प्रॉफिट का आपने फॉर्मूला देखा कि नॉर्मल प्रॉफिट हम क्या किया, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का हमने क्या किया, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ले लिए इनटू आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। बट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया होगा, बट ये होता क्या है उसको हम लोग समझते हैं। ये होता है मिनिमम रिटर्न, जो एक इन्वेस्टर जो पैसा लगा के कमाना चाहती है वो होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो मिनिमम रिटर्न which is expected by an investor, which is expected by an investor। एक नॉर्मल जो इन्वेस्टर होता है, ठीक है, वो कम से कम वो सोचेगा हम पैसा लगाएंगे तो कम से कम इतना तो कमा लेंगे, तो वो मिनिमम रिटर्न जो एक्सपेक्ट करता है ना इन्वेस्टर, ठीक है, अपने इन्वेस्टमेंट से, फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट, तो वो हो जाता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। चलो तो हमने सारे टर्मिनोलॉजी कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब बस एक छोटा सा पॉइंट है जो हमको सुपर प्रॉफिट मेथड से जो गुडविल निकालते हैं वो बताना है। ऐसा हो सकता है कि आपको बोला जाए कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालो, ठीक है, और आप जब कैलकुलेट किए तो हमारा जो खुद का एवरेज प्रॉफिट है वो मार्केट में जो हमने कैलकुलेट किया नॉर्मल प्रॉफिट उससे कम है, यानी हमारा एवरेज प्रॉफिट कम हो गया नॉर्मल प्रॉफिट से, तो सुपर प्रॉफिट तो माइनस में आ जाएगा या फिर जीरो हो जाएगा। उस केस में क्या होगा सर, उस केस में गुडविल का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। उस केस में गुडविल का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो ये आप नोट में लिख लो, नोट क्या, इफ सुपर प्रॉफिट इज जीरो और निगेटिव, इफ सुपर प्रॉफिट इज जीरो, अगर सुपर प्रॉफिट जो है वो जीरो हो गया या निगेटिव हो गया और निगेटिव हो, तो क्या होगा, तब होगा कोई गुडविल नहीं होगा, देयर विल बी नो गुडविल, देन देयर विल बी नो गुडविल, तब कोई भी गुडविल की कैलकुलेशन नहीं होगी, तब कोई गुडविल नहीं निकाला जाएगा। अगर सुपर प्रॉफिट जीरो होता है या निगेटिव होता है तो कोई गुडविल की कैलकुलेशन नहीं होगी, ठीक है। चलो तो हमने आज वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करना सीख लिया, हमने सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना सीख लिया, वेटेड एवरेज पे हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किया, सुपर प्रॉफिट मेथड पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम लोग का कैपिटलाइजेशन मेथड बचेगा, उसको करके हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट्स करके बताना, कुछ सुझाव है तो वो भी बताना,
फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।